क्लास 8th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 मैथ्स क्वेश्चन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 13.1 में आपने देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक्सरसाइज 13.2 में आप देखोगे इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों तरह के क्वेश्चंस को करने का मेथड बिल्कुल अलग है बेटा, डायरेक्ट और इनवर्स। स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी लगेंगी दोनों की। जब तक आप दिमाग से अच्छी तरह सोचोगे नहीं, आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक वैल्यू, यहां पे दो चीज है, यहां पे इनसे रिलेटेड भी दो चीज हैं। ऐसा ही हमने सारे क्वेश्चंस में पढ़ा था। जैसे कि दो एक्चुअल लेंथ दे दी, दो लेंथ ऑन ग्राफ, उस पे ग्राफ पेपर पे दे दी, मैप पे, ठीक है। दो आवर्स दे दी अलग अलग, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉटल होगी 2 बार। तो इसमें क्या है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे इससे इस पे आए तो ये फर्स्ट वाली वैल्यूज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो सेकंड की वैल्यूज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अगर ये फर्स्ट वाली वैल्यूज डिक्रीज हो तो ये भी। जैसे बोतल भरने के आवर्स, घंटे, अगर बोतल भरने के घंटे बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ बोतल जो भरी है वो भी बढ़ेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स में क्या है कि अगर इनमें एक चीज बढ़ेगी, आवर्स बढ़ रहे हैं, तो एक चीज दूसरी जो चीज है वो कम होगी, अपोजिट। जैसे मान लो स्पीड और टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसकी स्पीड और टाइम, और फर्स्ट में देखो आप इसमें स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस आप ज्यादा कवर करोगे, स्पीड बढ़ाने से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। लेकिन अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। सपोज यहां से चंडीगढ़ जाना है, आपने ज्यादा स्पीड पे स्पीड बढ़ा दी, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पहुंचने का टाइम कम होता चला जाएगा। तो स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन में है, यानी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो 1 में टाइम। उल्टा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। इन्हें कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करोगे, और स्पीड कम होगी तो कम डिस्टेंस कवर करोगे। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको देखना कौन कौन सी दो वेरिएबल्स के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी जो वेरिएबल्स हैं इन्हें ढूंढना है। फिर देखो एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या कम होता है। अगर एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है तो डायरेक्ट है, एक बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है तो वो इनवर्स है। अब फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कह रहा इसी बात को समझते हुए फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। जैसे फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब, किसी काम को करने के लिए कितने वर्कर आपने रखे हुए हैं और उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। सपोज तुम्हें एक मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए आपने 10 वर्कर रखे हुए हैं और वो आपको सपोज 10 दिन में ही बना के दे रहे हैं, 10 डेज में कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे वर्कर्स को 10 से 20 कर दोगे तो ये डेज बढ़ेंगे या कम होंगे काम खत्म होने के? ये डेज कम हो जाएंगे, कम होंगे। यानी एक चीज तो इंक्रीज हुई और उसके सामने जो हैं डेज या टाइम वो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज, बिल्कुल स्पीड और टाइम की तरह से। तो इस तरह से ये चीजें क्या है, इनवर्स। तो फर्स्ट आपका क्या उसने पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यस, फर्स्ट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, आईपी। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका, ये तो फर्स्ट वाला था। सेकंड,
द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें टाइम और डिस्टेंस का पूछ रहा है। टाइम, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इसने कहा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, नॉट चेंजिंग द स्पीड, नॉट चेंजिंग द स्पीड, स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। तो आप 1 घंटे के लिए घूमने जाते हो तो सपोज 10 किलोमीटर घूम लेते हो, ठीक है। अगर आप ये टाइम बढ़ा दोगे, आप 2 घंटे के लिए घूमने जाओगे, तो आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? 1 घंटा साइकिल चलाया 10 किलोमीटर, 2 घंटे चलाएंगे तो ये डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा? इंक्रीज होगा। तो एक ये इंक्रीज हुआ, इसके सामने ये भी इंक्रीज हुआ, तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफॉर सेकंड इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सेकंड इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, फर्स्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में है, सेकंड इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है, सेकंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। थर्ड पे डिस्कस करेंगे हम, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कहता है एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, है ना। मीनिंग समझो शब्दों का, मीनिंग समझना बेटा। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, क्रॉप हार्वेस्टेड, यानी वो जमीन, वो खेत का इलाका जिसमें से आप फसल काट रहे हो उसे कहते हैं एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। और जो फसल आपने वहां से काट ली है और जो आपने अपने घर में रख ली, सपोज ये रख ली है, ये फसल है, इसमें आपने रखी है, या आपने उससे टैंक भर लिया कोई फसल का, ठीक है, तो ये क्रॉप है जो आप घर पे लेके आए हो। तो कहता अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया छोटे खेत के बजाय आप बड़े खेत से फसल ले रहे हो, तो ये क्रॉप जो है, क्रॉप जो हार्वेस्ट की है, ये कम होगी या बढ़ेगी? ये भी बढ़ेगी, आपके पास अब ज्यादा क्रॉप आएगी। तो एरिया बढ़ने से अगर एरिया इंक्रीज होगा तो क्रॉप हार्वेस्टेड भी इंक्रीज होगी। जब ये भी इंक्रीज तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी। टाइम टेकन एंड टाइम टेकन फॉर द फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड, और स्पीड। अगर आपका डिस्टेंस फिक्स, आपको यहां से यहीं तक जाना है, ए से बी, और आप अपना टाइम इंक्रीज करते हो, तो टाइम इंक्रीज करोगे तो स्पीड भी इंक्रीज करनी पड़ेगी या डिक्रीज करनी पड़ेगी? अगर आप यहां से यहां जाने में 1 घंटा पहले ले रहे थे, लेकिन 1 घंटे के बजाय आपने 2 घंटे लिए हैं, तो आपकी स्पीड कम, ये टाइम इंक्रीज हुआ है, तो स्पीड क्या हुई होगी? स्पीड आपकी डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि स्पीड डिक्रीज होती है तभी टाइम बढ़ता है। ये कॉमन सेंस आप समझ सकते हो। तो ये दोनों क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। फोर्थ के बाद फिफ्थ, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की पॉपुलेशन, एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। सपोज एक कंट्री के अंदर मान लो या एक गांव लगा लो, कंट्री के बजाय गांव, एक गांव में 1000 पर्सन्स रहते हैं, ठीक है, और हर एक के पास जो है वो 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़। अगर ये बढ़ जाएंगे 1000 के बजाय 2000 हो जाएंगे, तो ये जमीन पर पर्सन बढ़ेगी 2 एकड़ पर पर्सन, या कम होगी? ये कम हो जाएगी। पहले टोटल 1000 इंटू 2000 एकड़ जमीन है, 2000 पर्सन हो गए, तो अब सबके पास 1 एकड़ पर पर्सन रह जाएगी। यानी पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो लैंड पर पर्सन, लैंड
पर पर्सन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे केक समझ लो, बर्थडे में केक आया हुआ है भाई, पहले 4 बच्चे थे, 4 स्टूडेंट या 4 बच्चे थे, एक केक था तो सबको फोर्थ पार्ट मिला 1/4, लेकिन बच्चे बढ़ के 8 हो गए, 8 स्टूडेंट हो गए, तो ये पार्ट क्या होगा 1/8, यानी अब छोटा टुकड़ा मिलेगा। पहले टुकड़ा मिला था इतना और अब इसको भी 2 बच्चों में बांट देंगे तो अब मिलेगा इतना। तो जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते हैं तो उनका जो हिस्सा है, इसे हिस्सा बोलते हैं एक तरह से, हिस्सा वो कम हो जाता है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट और इनवर्स के, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा डायरेक्ट में है कौन सा इनवर्स में। अब फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 आपको सब पता था डायरेक्ट में, आपने सीधे सीधे डायरेक्ट के फॉर्मूले लगा दिए, ठीक है। लेकिन जब नया क्वेश्चन आएगा तो आपको पता नहीं रहेगा डायरेक्ट में या इनवर्स में, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वेश्चन डायरेक्ट का या इनवर्स का, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन सेकंड, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड। टोटल जो है आप जो टोटल पैसे डिवाइड करने हैं ₹1 लाख, इतने डिवाइड करने हैं equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to the individual winner is directly or inversely proportional. अब देखो टोटल इतने करने हैं, अगर विनर 1 होगा तो पूरे 1 लाख उसे मिल जाएंगे, 2 होंगे तो आधे मिलेंगे, 4 होंगे तो और उससे आधे हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर बढ़ेंगे प्राइज मनी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो करेंगे कैसे देखना बेटा अच्छी तरह से, आपके बुक में टेबल बनी हुई है, टेबल कुछ इस तरह की है। इसमें ऊपर नंबर ऑफ विनर्स, और नीचे प्राइज फॉर ईच विनर। इन रुपीज। तो कहता जब एक ही विनर है तो 1 लाख, 2 विनर है तो 50,000, यानी आधे आधे हो गए। कहता नंबर ऑफ विनर बढ़ जाए तो, यानी 4 हो जाए, 5 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, और नंबर ऑफ विनर अगर 20 हो जाए तो कितनी प्राइज मनी होगी। तो एक ही साथ उसने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 5। तो इसको मान लो x, इसको y, इसको z, x y z, इसको p और इसको q, सपोज। तो ध्यान से देखना ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब है पहले क्या था, डायरेक्ट में दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे डिवाइड करते थे ना। इनवर्स प्रोपोर्शन में इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे clearly if number of winner increases prize money decreases. Clearly if number of winner increases the prize money for each. Clearly, if number of winner increases, the prize money for each winner decreases. Therefore, it is a case of inverse proportion. ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है।
और मैंने बताया इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट में क्या फर्क है। डायरेक्ट में आपने पूरा टेस्ट दिया तो थोड़ा सा ध्यान होगा, 1 में दिस इज इक्वल टू 2 दिस, तो 1/1 लाख इज इक्वल टू 2 ऐसे था, है ना। ये इनवर्स है, इनवर्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देयरफॉर 1 में 1 लाख या मल्टीप्लाई 1 × 1 लाख इक्वल टू, हमें ये निकालना 4 मल्टीप्लाई एक्स, और x की वैल्यू निकालनी है तो 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, देयरफॉर 1 लाख डिवाइड बाय 4 इक्वल टू x, और x इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1 लाख को तो 25,000 आएंगे, ₹25,000 आंसर। तो ये x की वैल्यू निकाल दी है, बाद में टेबल बनाना और टेबल में x की जगह 25,000 आपको फिल कर देने हैं। फिर सिमिलरली सेकंड 1 × 1 लाख इक्वल टू 5 × y, तो y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपॉन में 5 इक्वल टू y, 4 से डिवाइड किया था तो 25,000 आया था, जैसे y से डिवाइड किया हमने 5 × y तो 20,000 आया। अब z निकालने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 वाले को हाफ कर देंगे, 25 का 12,500 इक्वल टू z, ये आपका आंसर है। p के लिए ध्यान से देखना, नेक्स्ट 1 × 1 लाख इक्वल टू, हमें p की वैल्यू निकालनी है तो 10 × p, 10 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 से 0, p इक्वल टू 10,000। तो ये जो p है, p की जगह आप फिल करोगे, कंप्लीट द टेबल का है ना, तो यहाँ 10,000। ऐसे q के लिए 1 × 1 लाख इक्वल टू 20 × q, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 लाख अपॉन 20 इक्वल टू q, 0 से 0, 10,000 2 से कैंसिल तो 5,000, देयरफॉर q इक्वल टू ₹5,000। तो q की जगह आप लिखोगे 5,000। ये आपके टेबल है, ध्यान से समझना। पिछली एक्सरसाइज में आप इन्हें डिवाइड करते थे और इस एक्सरसाइज में आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई z इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई p इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई q। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, और इनवर्स प्रोपोर्शन चेक करना मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कहता है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। He wanted to fix equal spokes in such a way that the angles between each pair of consecutive spokes are equal. Help him to complete the following table. देखना बेटा, ये जो है ना, ये जैसे साइकिल है, तुम्हारे साइकिल का पहिया है, रिम जिसको बोलते हैं, रिम के बीच में ये जो लोहे की डंडियां लगी है ना, इन्हें हिंदी में कहते हैं ताड़ी, लेकिन यहाँ इंग्लिश में इन्हीं का नाम है स्पोक्स। स्पोक्स। तो फर्स्ट फिगर में 4 लगी हुई है, फर्स्ट फिगर में 4 लगी हुई है। कितने कितने डिग्री के एंगल पे लगी हैं? 90 90। सबको पता है टोटल एंगल 360 होता है सर्कल में, टोटल कितना है? 360। तो नीचे टेबल बना दी है आपके लिए। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स और नीचे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स। जब 4 स्पोक थी तो दो जो स्पोक है कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक, उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल था। कहता है 6 होंगी तो 60 डिग्री का होगा,
टोटल एंगल कितना होता है 4 इंटू 90 360, ये भी 6 इंटू 60 360। इफ सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, मैं यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूं। इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन, सोचो अगर ये स्पोक्स बढ़ जाती हैं, जैसे इसमें 4 हैं, अगले फिगर में 6 हैं, 6, तो इनके बीच का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां से यहां जाओ, कैसे पता लगेगा डायरेक्ट इनवर्स का, इससे इस पे जाओ, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, और यहां जब इससे इस पे जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है। अगर ये अपोजिट होता है, एक में इंक्रीज और एक में डिक्रीज, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ consecutive angle between a pair of consecutive spokes is decreases. Therefore, it is a clear case of inverse proportion. इट इज ए क्लियर केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छी यहां देखना, सबसे आसान मेथड यही है सीखने का, एक बढ़ रहा है ऊपर और नीचे कम हो रहा है। आप पिछले क्वेश्चन में भी देखना, यहां नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ रहे थे और उनके जो पैसे थे वो कम हो रहे थे, तो इनवर्स। और जहां भी इनवर्स प्रोपोर्शन है वहां फॉर्मूला क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। आगे क्या है, आगे आपके पास 6 के बाद 8 है, फिर वो कहता है 10 है, और फिर वो कहता है 12 है। तो आपको यहाँ x, ये y और ये z की वैल्यू निकालनी है। आप क्या लिखोगे, इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से 4 इंटू 90 इक्वल टू 8 इंटू एक्स, तो 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू एक्स। सबको पता है मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो इसे डिवाइड कर लो। 4 1 जा 4 2 जा, 2 से कैंसिल 45, देयरफॉर x इक्वल टू 45 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। y की वैल्यू निकालनी है, सेम वही 4 इंटू 90 इक्वल टू 10 इंटू वाई, 10 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड, 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू वाई, 0 से 0, तो बचा क्या, 4 इंटू 9 36, देयरफॉर y इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो y की वैल्यू, यानी अगर आप 10 स्पोक्स लगाते हो तो 2 के बीच में 36 का एंगल आएगा। थर्ड 12 वाले के लिए, फोर इंटू 90 इक्वल टू 12 इंटू जेड, तो 4 इंटू 90 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू जेड। 4 1 जा 4, 3 जा 3 से कैंसिल 30, देयरफॉर जेड इक्वल टू 30 डिग्री, जेड की जगह 30 डिग्री। ये आपके आंसर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा है इसने, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, इनवर्स प्रोपोर्शन में है, हमने अच्छी तरह चेक कर लिया, डिस्कस कर लिया। सेकंड पूछा है इसी क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑफ ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। कहता है अगर स्पोक्स 15 हो तो नंबर ऑफ एंगल क्या होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एंगल। एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, थीटा इज एंगल। 15 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू थीटा। 15 1 जा 15, 4 जा 4, 4 जा 16, देयरफॉर एंगल थीटा इक्वल टू 16 डिग्री। आंसर कहता है अगर 15 स्पोक्स हो तो कितना एंगल होगा, तो सेम वही मेथड है, 4 इंटू 90 15 इंटू एंगल, एंगल को इस थीटा क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे हम। इसी के थर्ड पार्ट में उसने पूछा है, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। कह रहा है स्पोक्स की कितनी जरूरत होगी अगर इफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री, एंगल 40 डिग्री है तो 4 इंटू 90 इक्वल टू नंबर ऑफ स्पोक्स को n से रिप्रेजेंट कर देंगे और मल्टीप्लाई थीटा कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो ये 40 जो है इसे दूसरी तरफ ला के क्या करेंगे, डिवाइड।
4 इंटू 90 डिवाइड बाय 40 इक्वल टू n, 0 से 0, 4 से 4, देयरफॉर n इक्वल टू 9. 9 spokes are needed. 9 spokes की जरूरत पड़ेगी. अगर हम टेबल को फिल करें तो टेबल में इसने हमें यहां दिया था 15 स्पोक्स और हमसे थीटा क्यूब पूछा था, हमने आंसर दिया 16 डिग्री. फिर नेक्स्ट टेबल में उसने हमें यहाँ 40 डिग्री दे दिया और ये n पूछा तो n की वैल्यू हमने दी 9. 40 डिग्री के लिए 9 स्पोक्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है.